लिबास, जुबान का बड़ा दोस्तों में हर दिल अजीज, मगर बला का नफस बद अखलाक शरीफ। वो एक मदरसे के इंद्रिज जमात में पढ़ता, सिर्फ 14 साल से जाहिर था, मगर अभी से मिजाज में आवाज़ी का दखल हो चुका था। शराब की लज्जतों से जुबान मालूम हो गई। घर के संदूक से रुपए चुरा लेना तो उसके लिए एक मामूली बात हो गई। माँ बाप सब शराब चढ़कर खाए, स्कूल मास्टरों ने मारा पीटा जुर्माना सब कुछ करके आजमाया, मगर सुरेंद्र ने जो रविश इख्तियार की उससे वो जरा भी पीछे नहीं। शहर में कहीं किसी की बारात आती या कहीं नाच होती तो उसका वहां पहुंचना तो एकदम निश्चित था। हालांकि कभी उसे किसी ने किताब पढ़ते नहीं देखा, मगर ताज्जुब की बात ये कि वो हर साल परीक्षा में कामयाब था, और इसका राज उसके खास दोस्तों के अलावा और कोई नहीं जानता। परीक्षा के दिनों में हेड मास्टर और अन्य मास्टरों के मुलाजिमों से ज्यादा रक्त जब्त करता। सुरेंद्र में कमाल की बात ये थी कि उसकी निगाहें लोगों के कमजोर हिस्से पे बहुत जल्द जा पड़ती और उसका वो भरपूर फायदा उठाता। स्कूल का कोई भी मास्टर ऐसा ना था जिसकी खाली करतूतें उससे छिपी, और उसका यही गुण से इंद्रेस तक पहुंचाया, यहाँ तक कि सालाना परीक्षा आ गया। सुरेंद्र ने इस मौके के लिए बड़े एहतमाम किए थे। स्कूल मास्टर तो उसके जैसे खैर आदेश बन गए, लेकिन उस वक्त जिस वक्त वो अपना पर्चा लिखने में जुटा हुआ था, हेड मास्टर की आवाज कलम रख दो, आपको लिखने की इजाजत नहीं है। सर बस एक हाथ छोड़ो। सर उसे नकल करते हेड मास्टर ने इश्तिहार मुजरिम गिरफ्तार हो गया। अब उसे स्कूल से खारिज कर दिया गया, मगर इस हादसे का भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा। अब ना ही उसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला और ना ही इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी में। इसलिए वो लाहौर जा पहुंचा और वहीं के एक मदरसे में शरीक हो गया। उसने जाकर वहाँ अपना जमा किया। वहाँ के प्रिंसिपल मिस्टर कार्टर जब लड़कियों के मुआयने मदरसे करने जाते तो सुरेंद्र को भी अपने साथ लेके जाते। वहाँ की हेड मिस्ट्रेस मिस गुप्ता जब सुरेंद्र से मुस्कुराकर उससे हाथ मिलाती तो उसका दिल तो मानो बाग बाग हो जाता। और एक दिन जब वो कॉलेज से घर वापस लौट रहा था तो एक कलकत्ते के पुराने रफीक से आके चाट हो गई। ये बाबू हरिमोहन दास थे जो कलकत्ते में उसकी हरकतों को देख चुके थे। अरे यहाँ क्या कर रहे हो भाई? अब बस यही पढ़ता हूँ। अच्छा, यहाँ ठीक से हो कि यहाँ भी वही हाल है? अब जिसने खुदा जो खराब बनाई है वो क्या कर सकता है? मैंने बहुत कोशिश की, एक नेक यहाँ मेरे मिजाज से आपके साथ कोई भी बात नहीं। आप चाहें तो बात की बात में मेरा सारा रंग ढीला कर सकते हैं। आपको बस मैंने तो हमेशा आपको अपना दोस्त और अरे तुम मुझे हमेशा अपना दोस्त समझना। मैंने लाहौर में आके एक बड़ा काम सर अंजाम दिया। मैंने एक यंग मैन यूनियन बनाई और खुद उसका सेक्रेटरी बन गया। हमारे इरादे बहुत बुलंद हैं, जैसे युवकों में अदब और अखलाक की तालीम दी जाए, उनकी इल्मी और तालीमी मैदान में मदद की जाए। इसलिए हम उनसे अखबार कुछ रुपए ले लिया करते थे, जो कि अखबार लाने में और काले खैर वगैरह में खर्च होते है। हमें इसमें शानदार कामयाबी मिली। एक ही महीने में यूनियन के ज़्यादा मेंबर हो गए, रुपए माहवार आने लगे, यतीमों और विधवाओं की परवरिश भी होने लगी। इस सारी कामयाबी का सेहरा मेरे सर था। प्रिंसिपल कॉटन तो मुझे पहले से ही मानते थे और अब तो मेरे मुरीद हो गए। मगर सच्चाई ये थी कि मुख्तलिफ कॉलेजों के जितने बदमाश, आवारा, बदवज़ा, बदकमाश लड़के थे वही इस यूनियन के मेंबर थे। वो सुरेंद्र को बहुत मानते थे। उसने हर एक के दिल में ये बात जमा दी थी, अगर तुम
बिना मेहनत और मुशक्कत के पास होना चाहते हैं, कहीं तो यूनियन के मेंबर बन जाओ। ठीक है, चलो यूनियन। जाओ। शुभेंदु को इम्तिहानी पर्चे इम्तिहान हॉल में पहुंचने से पहले ही मिल जाते थे और यही उसकी कामयाबी का राज था। कॉलेज में उसकी वही इज्जत होती थी जो किसी प्रोफेसर की होती है। ये दोनों क्यों आगे बढ़ रहे हो? ये एग्जाम है ना, हाँ तो अगर पढ़ेंगे नहीं तो फिर पास कैसे होंगे? और फिर घर वाले भी हमें निकाल देंगे। यूनियन के मेंबर हो ना, हाँ हाँ हाँ, चंदा भरते हो ना। हाँ। अरे तो नाकाम कैसे होगे? नाकाम होंगे वो जो पढ़ते हैं। आओ खेला जाए, आ जाओ। चलो चलो। और हुआ भी वही। कॉलेज के कुल 30% बच्चे ही पास हुए और यूनियन के 100 में से सिर्फ 25 फेल। इसका असल राज किसी को समझ नहीं है। मैंने कभी ख्वाब में भी किताब खोल कर नहीं मगर अव्वल दर्जे से पास हुआ। इसी बीच मिस गुप्ता का तबादला हुआ। उनकी जगह मिस रोहिणी सरकार ने। मिस रोहिणी सरकार हुस्न अदा में मिस गुप्ता जैसी ही थी। उस पर तुर्रा ये कि दोषीदा थी, यानी जवान थी। सुरेंद्र ने पहली ही नजर में उसे ताड़ लिया। मिस रोहिणी सरकार भी उन पर मर मिटी। बस फिर क्या था, चंद ही दिनों में दोनों इतने करीब आ गए कि बात शादी तक जा पहुंची। सभी खुश थे सिवाय मैं। क्या बात है? अब खुश नहीं लग रहे। क्यों? शादी हो गई है शायद इसलिए। अरे नहीं, बैठो। अरे अच्छी बात है भाई। और जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काशी? जनाब मिस गुप्ता खास तौर से दिल्ली से आई। हाँ, मुझसे भेंट हुई। अच्छा फिर हम चलते हैं। हम शिमला जा रहे हैं। तुम्हारा ये सफर खुशी का नहीं, रंज और गम का सफर होगा। दोनों 1 महीना कश्मीर में थे। उस 1 महीने में दोनों को एक दूसरों की खूबू का पूरा तजुर्बा हुआ। हेलो मिस गुप्ता, आपको क्या लगता है कि मेरी जिंदगी यहाँ कैसी कट रही है? अजीब मजे ही मजे हैं। सुरेंद्र जी के साथ जिंदगी इतनी अच्छी कटेगी इसका तो मुझे तसव्वुर भी न था। सुरेंद्र जी वाकई एक बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरी किस्मत मुझे कोलकाता से यहाँ इसीलिए ले आई कि मैं ऐसे अजीज शख्स की पत्नी हूँ। इब्तिदा इश्क है रोता है क्या? इब्तिदा इश्क है रोता है क्या? आगे आगे देख होता है क्या? शुरू में इसी तरह के खत आते हो, मगर फिर खतों का मिजाज बदल गया। गम, हसरत, प्रेशर और तकलीफों से भरे खतों का ढेर लगा। और वहां से जो उन्होंने आखिरी खत लिखा था वो बहुत दिल शिकन था। प्यारी बहन, मुझे खौफ है कि अब इस ख्वाब मुस्तरद से जल्द ही बेदार होना पड़ेगा। जिस चीज को मैंने खालिस सोना समझा था वो तो महज चमकता हुआ पीतल निकला। अफसोस कि मैंने अपनी मोहब्बत की बुनियाद बाल के ढेर पर बनाई थी। खुदा करे कि मेरे शुबे गलत हों। खुदा ना करे कि मेरे वसवसे सच हों।
पर बहन, मेरा दिल कहता है कि अब मेरी हस्ती का रसमया खत्म हुआ। अब बकिया जिंदगी रोने में ही गुजरेगी। उस वक्त जब यहाँ लाहौर में लोगों को मालूम पड़ा कि मियाँ बीवी वापस आ रहे हैं, तो लोगों को ताज्जुब हुआ कि कहाँ 2 महीना बोलकर गए थे और कहाँ 1 महीने में लौट रहे हैं। मियाँ बीवी स्टेशन पर उतरे तो सुरेंद्र की आंखें शराब से सुर्ख थी। और रोहिणी शगुफ्ता फूल से मुरझा गई। साथ कोई सामान न था। क्या हुआ, कोई सामान साथ नहीं? सारे गहने, सारी दौलत इनके शराब की नजर हुए और गहने जुए के। मुझे तो मालूम था कि इस शादी का यही अंजाम होगा। लाहौर में आकर मिस रोहिणी सरकार फिर कॉलेज में लगी, मगर सुरेंद्र शराब से बाहर नहीं निकल सका। प्रिंसिपल कार्टर ने यह समझकर कि बेकारी ने इसकी ये दशा बना दी, उसे एक दफ्तर में माकूल जगह दिला दी। मगर वहां भी जब एक दिन उसे एक लंबा चौड़ा हिसाब करने के लिए दिया गया तो वो वहां से भागा। और फिर कहीं टिक ना पाया। बेचारी बेजबान औरत दिन भर घर गृहस्थी करती, कॉलेज में बच्चों को भी पढ़ाती, सुरेंद्र को समझाती, मगर जब सुरेंद्र को समझाती तो सुरेंद्र के तेवर बदल जाते। मियां बीवी की यह तकरार प्रिंसिपल कॉटन तक जा पहुंची। प्रिंसिपल कॉटन ने मिस रोहिणी का इस्तीफा कबूल कर लिया और खुदा जाने कि उस दिन के बाद किस किस देश की खाक छानकर वो कश्मीर आ पहुंची। और वहां से जो उन्होंने खत लिखा वो निहायत दर्दनाक था। बहन, मेरा क्या हाल सोचती हो? अब तो जिंदगी से जी भर गया है। तुम्हारी बहनों की साहब की तबीयत बहुत खराब रहती है। वो बहुत ही बुरी हालत में है। खुदा जानता है कि मैं आज भी उनकी प्रतीक्षा करती हूँ। मैंने उस पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। सब कुछ न्यौछावर करने के बाद भी हाँ ये शराब, इसका सत्यानाश हो। हाँ ये जुआ, इसका बुरा हो। ये तो मर्ज उनकी जिंदगी के काज बने हुए हैं। अब तो लिखने में शर्म आती है, पर अब शर्म की कौन परवाह करता है? उसे रुस्वा हुए तो जमाना हो गया। पर बहन, ये जानकर तुम्हें रंज होगा कि तुम्हारी भोली भाली रोहिणी अपने किए पर बहुत पछताती है, खून के आंसू बहाती है।